हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और आज अमित शाह ने वहां एक रैली की और उन्होंने फिर से ओबीसी कार्ड खेला है। दरअसल हरियाणा में लगातार कांग्रेस सत्ता में थी और वहां हुड्डा परिवार का वर्चस्व रहा, वही मुख्यमंत्री बनते थे। एक बात, आप बीजेपी की राजनीति से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से राजनीतिक डाइवर्सिटी आई है, आप कल्पना कर सकते थे कि हरियाणा में कोई वैश्य समाज का या कोई ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हो? और वहां जाटलैंड कहा जाता है और बीजेपी ने जाटलैंड में सेंध लगाया और पहले वहां एक वैश्य समाज से मुख्यमंत्री बने और अब सैनी समाज के मुख्यमंत्री हैं। वहां बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता जो मिली थी वो राजकुमार सैनी की वजह से मिली थी और राजकुमार सैनी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और वहां पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं हुई। लेकिन इस बार क्या होगा? पानी बहुत बह चुका है। एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी से भी नाराज है जैसे कांग्रेस से नाराज हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी को अंधेरे में रखा, वही सब होता रहा। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे यूपीए 1 में सब ठीक था, लेकिन यूपीए 2 में जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने गए, लालू यादव, रामविलास पासवान लोग किनारे लगाए गए, उसके बाद से कांग्रेस का ओबीसी के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी क्लेम किया, वो सत्ता में आया और देश भर में उनको शानदार सफलता मिली। इस सफलता में बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता की वजह थी कि उसने सब जगह से एससी एसटी ओबीसी नेताओं को प्रमोट किया, ओबीसी दलों से, एससी समाज के लोगों से गठबंधन किया और वो सत्ता में आ गए। उसके बाद कांग्रेस की तब भी आंख नहीं खुली। बीजेपी 2 आई, उस समय राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे, धर्म की राजनीति कर रहे थे, वहां भी वो फ्लॉप हुए और फिर बीजेपी मजबूती से आ गई। उसके बाद इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ा खुद को बदला, एससी समाज के खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आते हैं, कुछ गठबंधन भी हुआ और पिछड़े दलित कॉम्बिनेशन पर बात होने लगी। राहुल गांधी संविधान हाथ में उठाने लगे, कहा कि 50% कैप की सीमा जो है रिजर्वेशन पर वो हटाएंगे, एससी एसटी ओबीसी की गिनती करवाएंगे, जाति जनगणना कर। लेकिन सोचिए, ये सब कुछ झूठ ही है, बीजेपी तो करा नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी का भी तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, वहां भी नहीं हुआ। कर्नाटक में सरकार है, वहां जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, यहां तक कि एससी एसटी के पैसे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। इस कमजोर नस को उसके बावजूद, चूंकि जिस तरह से बीजेपी के 10 साल के दौरान पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां छीनी गई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, सरकारी बैकलॉग नहीं भरे गए और सोशल मीडिया ने एससी एसटी ओबीसी को एकजुट किया, लोग नाराज हो गए। अब जाकर धीरे धीरे ही सही, अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि सिर्फ सवर्ण तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा और पूरे देश में अगर राज करना है, वोट चाहिए, तो ओबीसी को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से जिस वजह से यूपी में उनको 40 सीटों का डेंट लगा है, ओबीसी वहां उनसे दूर हुआ है, वो भी खतरा है। इसलिए अभी कवायद चल रही है कि सीएम योगी को हटा के केशव प्रसाद मौर्य, कोई दलित या कोई पिछड़े चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और हरियाणा चुनाव अब सबसे नजदीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र से खबर ये भी है कि प्रकाश अंबेडकर ने अब यात्रा शुरू कर दी है एससी एसटी ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए। वो चैत्य भूमि से शुरू करेंगे, उसके बाद फुलेवाड़ा, पुणे जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, सब जगह एससी एसटी ओबीसी की बात होने लगी है। लेकिन सवाल है कि आज फिर से अमित शाह ने कहा हरियाणा में कि हम किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देंगे लागू और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं जाएगा, ओबीसी आरक्षण। सवाल है कि 90% मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी में आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी सिर्फ एक चीज से डरती है, एससी एसटी ओबीसी और आरक्षण की राजनीति से। और ये जितना ज्यादा इस पर बात करेंगे, इस देश के 90% लोगों को फायदा होगा, सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन सवाल है कि जातिवाद मनुवाद पर बीजेपी का कंट्रोल नहीं है। आरएसएस बीजेपी जो है उसके कोर एजेंडे में आरक्षण नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही उनकी राजनीतिक मजबूरी बनती जा रही है और आज हरियाणा में ओबीसी के नाम पर जा रही है चुनाव लड़ने बीजेपी। लेकिन बीजेपी वहां प्लस पॉइंट में है। कांग्रेस से अशोक तंवर बाहर चले गए, अब कुमारी सैलजा हैं, उनके दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन सबको पता है कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब होता है हुड्डा फैमिली, हुड्डा फैमिली। ये एक बड़ा सवाल है और वहां ओबीसी की बड़ी आबादी है और देश में
पंजाब के बाद शेड्यूल कास्ट लगभग 25% की आबादी जो है वो हरियाणा में है। वहां बीएसपी ने गठबंधन किया, जिस पर मैं आना चाह रहा हूं। जो बीएसपी ने इनलोद से गठबंधन किया, इंडियन नेशनल लोकदल से, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और अगर जाट समाज के वोट में डेंट लगता है और एससी समाज के लोग आते हैं तो बीजेपी को फायदा भी हो सकता है और कांग्रेस की सरकार बननी मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को लगता है कि वो वापसी करेंगे क्योंकि 2 बार से बीजेपी की सरकार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वहां लगातार रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में पीछे हट रही है। वहां कई सारे युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर तो कम से कम कुछ और लाना पड़ेगा उनको। जाट समाज के हाथ में वो सोचते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है। अगर बीजेपी, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी वहां जाट मुख्यमंत्री तो नहीं बनाने जा रही है, ये बात तो तय है। उनके एजेंडे में है कि जाट समाज के लोग उनको वोट करेंगे नहीं। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जिस तरह से जाट खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। जयंत चौधरी के जाने के बाद भी उस फैक्टर में तब्दीली नहीं आई है। तो वहां ओबीसी मुख्यमंत्री का मैटर तो है, लेकिन सवाल वही फंसता है। बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री तो बना देती है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार है वो लगातार छीने जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। भले अमित शाह ने कहा हो कि हम रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन बचाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। और बीजेपी से जिस तरह से कांग्रेस के यूपीए 2 के दौरान एससी एसटी ओबीसी नाराज हो गए थे, लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा को दरकिनार किया गया था, बीजेपी से भी उसी तरह की नाराजगी। इसलिए बीजेपी को अब बहुत, या तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जिस तरह से हर वैकेंसी में बेईमानी आ रही है, अब लोग सोशल मीडिया पर हैं। अभी आपने देखा आईएएस वाले कितने सारी बेईमानियां सामने आ रही है, तो नौकरियों का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। तो अब बीजेपी खुलकर एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करती हुई दिख रही है। लेकिन राहुल गांधी पर सवाल उठने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने पहले एससी एसटी ओबीसी की बात की, जाति जनगणना की बात की, 50% रिजर्वेशन हटाने की बात की, लेकिन वो ये बात हरियाणा में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बीजेपी फिलहाल तेजी से, उसे पता है सवर्ण समाज के वोटर उसके साथ हैं, तो सोचिए मिर्ग मरीचिका में कांग्रेस फंस रही है। कांग्रेस अब एससी एसटी ओबीसी की बात करके अपनी ताकत बढ़ाई, 100 सीट के आसपास उनका आंकड़ा आ गया। और अब वो सवर्ण वोट के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो संसद में राहुल गांधी का भाषण देखिए, अब उनको लगता है कि हमको एससी एसटी ओबीसी वोट दे रहा है तो हम सवर्ण वोट साध ले। बीजेपी के साथ सवर्ण वोट मजबूती से खड़ा है इस चुनाव में भी। तो बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम हमको वोट देंगे नहीं, तो बिना एससी एसटी ओबीसी के वोट की सरकार कहीं भी बनेगी नहीं। तो उसका फोकस एससी एसटी ओबीसी के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे जैसे समय बदलेगा, इस देश की जो मूल निवासी हैं, जो 90% संख्या एससी एसटी ओबीसी का, उनको उनकी भागीदारी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि ये भागीदारी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कॉलेजियम सिस्टम न हटे, जाति जनगणना न हो, जाति जनगणना कराई जाए, कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए और एससी एसटी ओबीसी को मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इन तमाम जगहों पर उनकी भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, सांस्कृतिक भागीदारी और सबसे बढ़कर आर्थिक भागीदारी चाहते हैं तो संवैधानिक दायरे में रहकर आपको अपने हक अधिकार की आवाज़ उठानी पड़ेगी और लिखना पढ़ना पड़ेगा। और उन तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सुनना पड़ेगा जो आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जिस तरह से टीवी अखबार में ज़्यादातर सवर्ण पत्रकार हैं, ज़्यादातर क्या 99.99%, तो वो जिस तरह से आपकी बात नहीं करेंगे, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी जो सवर्ण पत्रकार हैं वो भी आपके संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सामाजिक रूप से मजबूत हो, राजनीतिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो, और ये देश भी तभी मजबूत होगा जब 90% लोगों को उनकी सामाजिक राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। और इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर पढ़े लिखे बोले, क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को भी माँ दूध नहीं पिलाती है। तो और तेजी लाने की ज़रूरत है और बोलिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रतीक पटेल के साथ पूरा बैकवर्ड, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। डरने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के बगैर राजनीति नहीं चलेगी और ये देश मजबूत होगा, संवैधानिक दायरे में बने रहेगी।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।